जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली फ्रांस को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि फ्रांस इस समय जो राफेल के अलग अलग वेरिएंट है उस पर काम कर रहा है, जिसमें राफेल F4 स्टैंडर्ड, F5 स्टैंडर्ड और आगे चल के संभावित है कि F6 स्टैंडर्ड पे भी काम करेगा। लेकिन इसी बीच फ्रांस का एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से जानते हैं। उनके थिंक टैंक ने राफेल फाइटर्स को लेकर कुछ बड़ी टिप्पणी करी है, जहां पर एक ऐसी रिपोर्ट सामने रखी गई है जो राफेल की लिमिटेशंस के बारे में इंगित करती है। दरअसल आपको बता दें कि राफेल फाइटर को लेकर के दो एक्सपर्ट जो कि फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्सेस का हिस्सा थे, उन्होंने तकरीबन 114 पेज का डॉक्यूमेंट सामने रखा है, जहां पर उन्होंने अपनी ओपिनियन सामने रखी हैं। और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि जो फ्रेंच मॉडल है अब ये धीरे धीरे अपने लिमिट्स तक पहुंच रहा है, यानी कि एक लिमिट के बाद इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस नहीं बचेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये मानते हैं कि आने वाले भविष्य में जो एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे या 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे उनको राफेल टक्कर देगा, वो गलत है। उन्होंने कहा आज भी कई ऐसे मौके आते हैं जो आप वीडियोस में देखते हैं जहां पर आपको राफेल भारी पड़ता दिखाई पड़ता है एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, खासकर F-35 जैसे प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सच्चाई ये है कि राफेल फाइटर्स को काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है जब उन्हें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को टैकल करना पड़ता है, और इसके पीछे बहुत सारे जो रीजंस है वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि स्टेल्थ फाइटर में जो सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं, जो एडवांस रेडार यूज़ किए जाते हैं, उनको टैकल कर पाना, उनको काउंटर कर पाना राफेल के लिए आने वाले भविष्य में और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। दरअसल इस रिपोर्ट के आने के बाद जो भारत में इसको लेकर चर्चा है वो काफ़ी तेज़ी से शुरू हुई है, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 36 की संख्या में राफेल फाइटर्स को खरीद रखा है और भारतीय नौसेना भी अब एडिशनल 26 की संख्या में जो राफेल M फाइटर्स है इनको खरीदने वाली है। और आने वाले भविष्य में अगर हम MRFA की बात करें तो वहां पर 110 की संख्या में जो फाइटर जेट्स हैं वो खरीदे जाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें संभावित है कि अगर ये डील फाइनलाइज हुई तो राफेल ही इसमें क्लियर विनर होने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इन सारी चीज़ों के बाद भी भारत इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करेगा राफेल के पास, जहां पर हमारे पास दूसरे जो प्लेटफॉर्म है ये उपलब्ध है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि राफेल अपने कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर है, लेकिन आप इसे एडवांस 5th और 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से डायरेक्ट कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर उनके पास थोड़े एडवांटेजेस तो जरूर होंगे। और जब बात आती है पाकिस्तान जैसे देश की, जिसको चाइना से J-35 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं, तो भारत को अब ये स्टेल्थ गैप फिल करने पर ध्यान देना चाहिए। और बनिस्बत इसके कि हम 4.5 जनरेशन फाइटर्स पर इन्वेस्ट करें, जो मौजूदा ऑफर आ रहा है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का, जिसमें Su-57 फैलन का नाम सामने आया है, वो एनी डे हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर आ रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अब जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है इनको लेकर एक बड़ी टिप्पणी करी है। एक सीनियर इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि अब ये सही समय है कि हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को एक डिज़ाइन री इवेल्युएशन से गुजारें, ताकि हमें इसमें जो हो रही लगातार कमियां हैं उनके बारे में पता चल सके। दरअसल उन्होंने कहा कि यह हेलीकॉप्टर काफ़ी बेहतरीन है, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन हाल ही में जो हादसे हुए हैं कुछ, उसके बाद से इसमें कुछ सवाल उठ रहे हैं और उसका जवाब हमें तभी मिल सकता है जब ये एयरक्राफ्ट एक री इवेल्युएशन प्रोसेस से गुजरेगा। आपको बता दें कि अभी इसी महीने एक बड़ा हादसा हुआ है जहां पर गुजरात में एक कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और उसमें 3 जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब ICG के इंस्पेक्टर जनरल एंड रीजनल कमांडर भीष्म शर्मा सर मीडिया से बात करते हुए ये कहते हैं कि ALH पिछले 20 वर्षों से सर्विस में है और कोस्ट गार्ड जो सब इस समय हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रही है वो इनका Mark 3 वेरिएंट है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे एक्सटेंसिव फ्लाइंग ऑपरेशन इससे किए हैं और मैंने खुद भी इससे जो लॉन्ग फेरी है वो की है, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं अगाटी से मिनिकॉय और मिनिकॉय से कवराती जो कि लक्षद्वीप में है वहां उड़ान भरी है। ये एक वंडरफुल मशीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाल ही में जो इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद से अब डिज़ाइन री इवेल्युएशन की जो बात है वो उठ रही है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस पर काम करना चाहिए और वो काम कर भी रही है। दरअसल ये मामला जितना गंभीर लगता है उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है और गंभीरता का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि ये स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर हमारा रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट का भी हिस्सा नहीं था इस वर्ष, और इस समय जो पूरी फ्लीट है इनकी उनको ग्राउंडेड रखा गया है और जब तक
जो अभी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है वो आ नहीं जाती, ये फ्लाइंग ऑपरेशंस पे यूज़ नहीं किए जाएंगे। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और नेवी की अगर हम बात करें तो ये सब मिलाकर तकरीबन 330 के आसपास जो एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं इनको ऑपरेट करते हैं। और ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, इसलिए जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो ये डिमांड कर रही है कि इन हेलीकॉप्टर्स में जो जांच पड़ताल है वो सही से की जा सके, ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी मिसहैप को हम रोक सकें। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है और ये एचएएल के पूरे कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि इसके अभी तक के जो अनुभव रहे थे वो काफ़ी बेहतरीन रहे थे, इससे हम अपने सारे मिशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो इशू है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और वही इशू आगे चल के हमारे हेलीकॉप्टर्स के एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। इसलिए आने वाले भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान ना हो, हमारे कोई भी पायलट्स हताहत ना हो और हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसके लिए ज़रूरी ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक सिलसिलेवार तरीके से जो डिज़ाइन री इवैल्यूएशन है वो इस पर काम करे, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर्स के नंबर रुकने नहीं वाले, बल्कि आने वाले भविष्य में और बड़ी संख्या में इनकी जो फ्लीट है वो ऑपरेट की जाएगी। तो ऐसे में इन समस्याओं का जितना जल्दी निवारण हो जाएगा वो इस प्रोग्राम के लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आर्चर एनजी को लेकर आ रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम एडीई के नाम से जानते हैं, जो कि डीआरडीओ की एक संगत संस्था है, वो इस समय जो हमारा आर्चर शॉर्ट रेंज अनमैन एयर व्हीकल है, जिसको हम SRUAV के नाम से जानते हैं, इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इन्हांस करने पर काम शुरू कर चुकी है। इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट का प्लान ये है कि आर्चर एनजी को स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसको हम डीआरडीओ शॉ के नाम से जानते हैं, उससे इक्विप किया जाएगा और इसके बाद ये प्लेटफॉर्म एक फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म बन जाएगा और प्रिसीजन स्ट्राइक मिशंस में इसका ज़्यादा यूज़ होगा। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की बात करें तो इसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि एक लॉन्ग रेंज का प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन सिस्टम है और इसे एंटी एयरफील्ड ऑपरेशन में यूज़ किया जा सकता है, यानी कि दुश्मन की जो एयरफील्ड है उसको डिस्ट्रॉय करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके वजन की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 125 किलोग्राम वजनी है और इसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर से ज़्यादा की है। और अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो ये एनिमी के जो एयरफील्ड है या दूसरे इंपॉर्टेंट एसेट्स जो है, जैसे कि रनवे हो गए, हैंगर हो गए, रडार इंस्टॉलेशंस हो गए, उनको एक सेफ डिस्टेंस से ही न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। अब यहाँ पर इसकी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे आर्चर SRUAV के लिए एक आइडियल पेलोड बना देती है और इसी पर एडीई इस समय काम कर रही है। अगर हम आर्चर SRUAV की बात करें तो इसने ऑलरेडी जो वेपन डिलीवरी कैपेबिलिटीज़ है इनको डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है रियल ट्रायल्स में और इस समय ये फर्दर अपग्रेड से गुजर रहा है, जहाँ पर ये शॉ को एकोमोडेट करेगा। SRUAV की बात करें तो ये तकरीबन 2 की संख्या में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स को कैरी कर सकता है, जिससे कि इसकी जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी इन्हांस होंगी। और अगर हम एडीई और डीआरडीओ की बात करें तो वो इस प्रोग्राम को और नए नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।